हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। मस्त एकदम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सीड मी जेई नीट में। मैं हूं भरत अग्रवाल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हमने अभी तक जो है चैप्टर 1 के 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर कर लिए और चैप्टर 2 के 1 मार्कर कर लिया। आज हम करने वाले हैं 2 मार्कर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 फिजिक्स। तो बोर्ड्स में जो हमारा टारगेट है 95% प्लस, जो आप सभी चाहते हैं कि आपके आए, तो बिल्कुल आ सकते हैं 95%। अभी भी अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और रिवीजन नोट्स पढ़ते हैं तो बिल्कुल आप इसको ला सकते हैं। तो मैंने आपके लिए जो रिवीजन नोट्स है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, वो बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं। तो मैं बता देता हूँ कहाँ पे आपको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है वो यहाँ पे अपलोड कर दी है। 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर चैप्टर वाइज आपको दिख जाएंगे, जहाँ पे लेक्चर है और उसी के आगे उसकी लेक्चर पीडीएफ है। ठीक है। रिवीजन नोट्स आपको मिल जाएंगे हर चैप्टर के सामने और 5 चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे आपको। कहाँ पे? बस यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 4 के ऑप्शन है, पर आपको जब इसको ओपन करोगे तो आपको 5 आपको टेस्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद फुल पेपर यानी फुल सिलेबस सैंपल पेपर भी आपको प्रोवाइड किए और अप्रोक्सीमेटली 20 पेपर्स आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और बहुत सारे पेपर और अपलोड करने वाले। तो आपको न तो किसी भी पब्लिशर की आपको सैंपल पेपर बाय करने की जरूरत है, आपको हर चीज फ्री में यहाँ पे मिल जाएगी। इसको एक्सेस कैसे करना है, तो आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे तो वहां पे इस तरह की एक लिंक होगी, वहां पे आपको वीडियोस, टेस्ट पेपर्स, पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे। जेईई और नीट के लिए भी मिल जाएंगे और फिजिक्स बोर्ड्स के लिए भी मिल जाएंगे। तो आप जहां से जाके एक्सेस कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शो मैथमेटिकली दैट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। अब आपको इसमें क्या शो करना है कि जो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके ऊपर जो इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल कौन सी? ये वाली जो नॉर्मल होती है। अगर ये मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो ये वाली लाइन तो कौन सी हो जाएगी? एक्सियल। और ये वाली हो जाएगी इक्वेटोरियल। ठीक है। अब यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज मान लेते हैं और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं। अब आपको ये दिखाना है कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इस पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो 0 है। तो हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक, यहाँ पे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू V ऑफ A प्लस V ऑफ B एट पॉइंट P। यानी इसकी वजह से जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा और इसकी वजह से जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा, उन दोनों का सम करेंगे तभी तो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द पॉइंट P। तो VA लिख लेते हैं। VA नेगेटिव चार्ज है, तो हमारा नेगेटिव चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ KQ अपॉन, मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है? R है, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? R ही होगी। चलो एक बार एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो। यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे भी एक चार्ज है, ये दोनों को यहाँ पे हमने रखा है। ठीक है। उसके बाद ये इक्वेटोरियल सरफेस है और यहाँ पे पॉइंट P है। अब ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये R है, तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? R। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये एंगल जितना होगा वही एंगल यहाँ पे होगा। ठीक है। तो KQ अपॉन R प्लस KQ अपॉन R ड्यू टू पॉइंट B। ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रूफ कर दिया मैथमेटिकली कि पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है कि आप देख सकते हो कि किस तरह से आपको वहां पे लिखना है। एक डायग्राम बना देना। 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर में डायग्राम मस्ट। ठीक है। डायग्राम बनाना मस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड क्या होता है?
10 की पावर -12. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? अब क्या किया है कि पहले जो एक कैपेसिटर था हमारे पास, उसके बीच में क्या थी, एयर थी, और इसका कैपेसिटेंस कितना था, 8 पिको फैरेड। अब क्या किया, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दी और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया K इज इक्वल टू 6 का, और इसकी डिस्टेंस कितनी कर दी, d/2। इसकी मान लेते हैं कि d थी और इसके बीच का जो K था वो था 1। अब देखो, अब क्या करना है, हमको बताना है नए वाले का कैपेसिटेंस क्या होगा। तो पहले वाले का क्या था, तो C इनिशियल इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और इसमें हम लिखें कि K जो था वो 1 था, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना आ रहा था हमारे पास, 8 पिको फैरेड इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक बात है। अब C डैश क्या हो गया, C डैश हो गया K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2। तो यहाँ पे इसको वैल्यू पुट करेंगे तो C डैश कितना आ जाएगा, 2 इंटू 6 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू कितनी है, 8 पिको फैरेड। तो C डैश यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 इंटू 8 पिको फैरेड, ठीक है। और इसको सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा, 12 8 जा बोलो 96 पिको फैरेड। अभी यहाँ पे 10 के बाद -12 लिख दिया तो यहाँ पे पिको लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, अब ये वाली लाइन जैसे बोर्ड्स में हम लिखते हैं ना, तो हमको आदत होती है फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने की, पर यहाँ पे अच्छे से आपको लिखना है। पहले लिखोगे आप फॉर एयर दिस इज C0 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, उसके बाद C0 की वैल्यू आपने लिखी है, तो यहाँ पे C0 की वैल्यू लिखने के बाद A C0 बाई D A एप्सिलॉन नॉट बाई D की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8 इंटू 10 की पावर -12। अब क्या किया आपने, D डैश, यानी जो नई हमने कैपेसिटर में छेड़छाड़ की, उसमें क्या किया, D को क्या कर दिया, d/2, और K इज इक्वल टू 6 का डाइलेक्ट्रिक हमने उसमें इंसर्ट कर दिया। तो C डैश कितना हो गया, ये हमको सॉल्व करके आगे लिखना है, और लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर द न्यू कैपेसिटेंस इज दिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। ड्रॉ वन इक्विपोटेंशियल सरफेस, अच्छा इसमें दो पार्ट है, ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक है फॉर अ पॉइंट चार्ज Q इज लेस देन 0। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से फील्ड होती है, मान लेते हैं क्या ऐसी ही होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसमें क्या बनानी है हमको, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, इस तरह से होती है, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 हो गई, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस 2 हो गई। अब इसी तरह से जो पॉइंट चार्ज होता है उसकी कौन सी आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस आती है स्फेरिकल। इसमें तो क्या आई थी, प्लेन्स आए थे, मतलब अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे प्लेन्स आएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब ये क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेगी, स्फेरिकल बनेगी। तो स्फेरिकल बना लेते हैं इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इस तरह से बन जाएगी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, दूसरी बन जाएगी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और आगे बनती जाएगी। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 हो गई, ये 2 हो गई। तो इस तरह से बनाने हैं आपको, और 2 मार्क्स आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये Q नेगेटिव दे रखा है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, इस तरह से, ठीक है बच्चों। अब अगर आपको पूछ ले कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो दोनों बनी है, उन दोनों में क्या करो, कि बताओ कि कौन सी पोटेंशियल जो सरफेस है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है।
तो इसमें जो है v ऑफ 2 इज ग्रेटर देन v ऑफ 1। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होती है, पोटेंशियल ड्रॉप होती है, और इसमें क्या है, v ऑफ 1 इज ग्रेटर देन v ऑफ 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। If the amount of electric flux entering and leaving a closed surface are phi1 and phi2 respectively, then the electric charge inside the surface। तो सबसे पहले हम जब लिखेंगे बोर्ड्स में आंसर तो लिखेंगे कि फ्लक्स एंटरिंग द क्लोज सरफेस, तो लिखेंगे यहाँ पे फ्लक्स एंटरिंग क्लोज सरफेस इज इक्वल टू phi1। अब नेक्स्ट लाइन में लिखोगे फ्लक्स लीविंग द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू phi2। अब phi2 तो निकल रहा है और phi आ रहा है, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू phi2 माइनस phi1। अब इससे हमको क्या पता पड़ता है कि अंदर जो नेट फ्लक्स है वो कितना बचा है, phi2 माइनस phi1। अब हमको पता है, वी नो that flux is equal to q inside अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे नेट फ्लक्स आ जाएगा और q इनसाइड कितना आ जाएगा, phi2 माइनस phi1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये लिखने के बाद आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A stream of electron wave with velocity v meter per second at right angles to a uniform electric field is deflected in a circular path of radius r. Prove that this and this। तो ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम थी वो क्या कर रही थी, राइट एंगल पे आ रही थी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के राइट एंगल पे आ रही थी, तो अब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगी तो इस पे एक फोर्स लगेगा। अब ये इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, अब इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी लगेगी, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, तो ये क्या करती है, एक सर्कुलर पाथ बना लेती है। ठीक है, ये क्या करती है, सर्कुलर पाथ बना लेती है। तो आपको प्रूफ करना है कि E/m इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r e। ठीक है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब आप एक बात बताओ मुझे, जब ये इस डायरेक्शन में आ रही है तो एक फोर्स लगेगा इसको, जो कि इसको रोटेट करेगा इस डायरेक्शन, मतलब इस सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। तो अब एक बात बताओ कि अब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिएगा इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने में, वो किसके बराबर होना चाहिए, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ठीक है ना, और हमको पता है कि फोर्स कितना होता है, फोर्स बराबर होता है QE के, तो mv स्क्वायर अपॉन r। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि Q हो जाएगा हमारा E और अपॉन में m आ गया, तो ये क्या आ गया, v स्क्वायर अपॉन r e। ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो हमको एक लाइन में लिखना पड़ेगा, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विद स्पीड v इन एट द राइट एंगल्स ऑफ electric field E requires a centripetal force which will revolve it in circular path। उसके बाद आप ये लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, और साथ ही में ये ऐसा डायग्राम बना देना तो आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले, 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक डिक्रीज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डाई इलेक्ट्रिक को रखते हैं, तो मान लो कि ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, एक डाई इलेक्ट्रिक को रख दिया। पहले डाई इलेक्ट्रिक को रख देते हैं और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूँ। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डाइलेक्ट्रिक में जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस पूरे में, वो कहाँ भागेंगे, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इस वाली जगह पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ इंड्यूस हो जाएगी, किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो होता है डाई इलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो व्हाई डज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक डिक्रीज? Because when the dielectric is placed in an electric field, the polarization of positive and negative charges take place in the dielectric, which result to an internal electric field, and hence the net electric field in the dielectric decreases. ठीक है, तो इस तरह से आप समझा के और ये एक डायग्राम बना देंगे तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at the point AB 6 cm apart. Identify an equipotential surface of the system. तो ये एक डाइपोल जैसे कुछ सिस्टम की बात हो रही है जहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है आपका -2 माइक्रोकुलॉम्ब और दूसरा चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रोकुलॉम्ब, 6 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हुए। अब यहाँ पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ पे आएगी, इस चार्ज से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करनी थी, हमने एक डायग्राम के थ्रू बना दिया और यहाँ पे आप लिख सकते हो द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम विल बी नॉर्मल टू द लाइन ए बी एंड एट द मिडिल ऑफ 2 चार्जेस या फिर एट 3 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम बोथ द चार्जेस। ठीक है, अब सेकंड है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। तो एवरी मतलब डायरेक्शन क्या होगी हर पॉइंट की इस वाली सरफेस पे। तो देखो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, अपन खुद से अवे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस पॉइंट पे क्या होगी, इस डायरेक्शन पे होगी। ठीक है, अब इसी तरह से इस वाले पॉइंट पे भी क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी और इस डायरेक्शन में होगी, और नेट किधर आएगी, पीछे की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ बी ए। ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई ये वाली बात। तो आप यहाँ पे लिख देना कि कहाँ पे होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ बी ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d इन द मीडियम इज f. What distance apart should these charges will be kept in same medium so that force between them becomes f/3? ये कह रहा है कि पहले जो 2 चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस था, यानी चार्जेस क्या अपोजिट साइन के, ये बात हमको पहली लाइन से ही पता पड़ गई। वो कह रहा है कि अब जो उसमें क्या करे, कितनी डिस्टेंस दूर रखे कि उनके बीच का जो फोर्स है वो f/3 हो जाए। तो पहले हम मान लेते हैं इनिशियली वो चार्जेस जो प्लेस थे डिस्टेंस d पे प्लेस थे, एक q चार्ज और एक q डैश चार्ज है, या फिर चार्ज a b मान लेते हैं, qa और qb। ठीक है, qa और qb, इनके बीच का फोर्स कितना था, फोर्स इज इक्वल टू k qa qb अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, अब इनके बीच का फोर्स कितना करना है, नाउ द फोर्स शुड बी f/3। तो f/3 करेंगे तो इज इक्वल टू k qa qb अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हो गया है qa और qb हो गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस सॉरी x हो गया। अब यहाँ पे f की वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू d के टर्म्स में आ जाएगी। तो k qa qb अपॉन 3d स्क्वायर इज इक्वल टू k qa qb अपॉन x स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, √3d। तो अब यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द डिस्टेंस शुड बी √3 so that the force becomes f/3 between the both charges। ठीक है,
तो इस वीडियो के लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। अगर आपको अभी तक सब समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो कि आज हमने क्या किया है, 2 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए हैं बोर्ड्स के लिए चैप्टर 2 के। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं। A small sphere of radius r1 and charge q1 is enclosed by a spherical shell of r2 and charge q2. Show that if q1 is positive, charge will necessarily flow from the sphere to the shell when they are connected with the wire, no matter what the charge q2 on the shell is. ठीक है, तो ये वाली चीज क्या है कि ये इस तरह से हम इसको एक बार डायग्राम से बनाते ताकि हमको समझ में आए कि हो क्या रहा है। ये Q1 और R1 रेडियस का है और ये Q2 और R2 रेडियस का। अब इसमें कह दिया कि यहाँ पे हमने प्लस Q चार्ज डाला है। हमने क्या डाला है इस पे? प्लस Q चार्ज। अब इस वाली स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किसकी वजह से आएगी? इस Q चार्ज की वजह से। और कहाँ पे आएगी? बाहर की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? बाहर की तरफ आएगी। और अगर हम इसको वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, अब इसको वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा वो बात की बात है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका क्या मतलब है कि जो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होता है? पोटेंशियल डिक्रीज होता है ना, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो बाहर की तरफ क्या होगा? VB अगर हम इसका पोटेंशियल मान ले और VA इसका पोटेंशियल मान ले तो VA इज ग्रेटर देन VB, है ना। तो इस वजह से क्या होगा? हमको पता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये जो चार्ज है वो बाहर की तरफ एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप है ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो चार्ज बाहर की तरफ फ्लो होगा। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? इसको लैंग्वेज में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द शेल एंड द स्फीयर इज डिटरमाइंड बाय द चार्ज Q1, है ना। अंदर जो चार्ज है उसकी वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होगी। हेंस देयर इज नो रोल ऑफ चार्ज Q2 for the electric field between it, so it doesn't matter whatever the charge will be on Q2, what will be charge on outer shell, hence the electric field या फिर potential difference will always be positive due to this charge, जो अंदर वाला चार्ज है, क्योंकि हमने बता दिया है कि अंदर वाला चार्ज क्या है? Q1 है। इसको मैं अच्छी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे एक बार आप रीड कर सकते हो कि according to the Gauss law, the electric field between a sphere and a shell is determined by the charge Q1 on this small sphere, जो हमने बात की। Hence the potential difference between the sphere of the shell is independent of charge Q2, या फिर जो potential difference V है वो क्या है? independent है charge Q2 के। For positive charge Q1, potential difference V will be always positive। तो ये हमको यही बताना था कि जो है potential हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, या फिर जो स्फीयर अंदर जो चार्ज है वो बाहर की तरफ ही फ्लो करेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब स्कीमेटिकली दैट द इक्विपोटेंशियल सरफेस करस्पॉन्डिंग टू अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन z डायरेक्शन। यानी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है z डायरेक्शन के अंदर। तो क्या होगा? फर्स्ट वाले में क्या आएंगे? प्लेन्स पैरेलल टू XY प्लेन्स। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ पे आएगी? प्लेन्स पैरेलल टू XY प्लेन। सेकंड है ए फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन्स इन ए कांस्टेंट डायरेक्शन। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है z डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो क्या होगा कि जो प्लेन्स आएंगे वो तो पैरेलल टू द XY प्लेन ही आएंगे। जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि z डायरेक्शन में अगर इंक्रीज हो रही है तो प्लेन्स जो आएंगे वो तो XY डायरेक्शन में ही आएंगे, और जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आएगी उसका जो पोटेंशियल होगा वो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी वो पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। और थर्ड वाला हमारे पास है अ सिंगल पॉजिटिवली चार्ज एट द ओरिजिन। तो ओरिजिन पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी या इक्वी पोटेंशियल
सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस जो आएगी वो क्या आएगी, स्फेरिकल आएगी और वो पूरे स्पेस में आती है, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपने अगर वीडियोस और टेस्ट पेपर्स, पीडीएफ और नोट्स चाहिए आपको, जो भी यहाँ पे फिजिक्स बोर्ड्स के लिए प्रोवाइडेड है, तो आप एक लिंक पे जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाके कर लो। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड हो जाएगी और आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पर आप अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो या बात कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत सारे जो वहाँ पे जुड़े हुए हैं। हमारा जो मिशन है 95% प्लस, इसको हमको याद रखना है और इसके ऊपर बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि 95% प्लस का जो टारगेट है वो आराम से अचीव हो सकता है अगर आप पढ़ाई करना अभी से भी स्टार्ट कर देते हो तो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो और बता दो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, और कोई से भी वीडियोस के सजेशंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।